चलिए हेडिंग डालिए सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैंने आपको सारी बातें बता दी है डिटेल में, सॉलिबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, कैसे कैसे सॉल्युबल होता है, सब क्लियर कर दिया। अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस गैस को लिक्विड में जब डिजॉल्व कराया गया था तो ऐसा मान लिया गया था, देखो ज़रा ध्यान से, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया है, ये पिस्टन, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इतनी जगह में घूम रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने सेम कंडीशन, कुछ भी चेंज नहीं किया, टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, प्रेशर बढ़ा दिया यानी कि पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर दिया। अब जैसे मैंने पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया है, क्या गैस के मॉलिक्यूल को अब कम जगह मिल रही है गैस में? इसका मतलब ज़्यादातर मॉलिक्यूल कहाँ मिलेंगे? पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो पहले सॉलिबिलिटी ज़्यादा थी या अब सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी? अब सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी लिखेंगे। हाँ पहले बना लीजिए। इस बारे में बताने वाला सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके हेनरीज, इस वजह से हम हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डालिए हेनरीज लॉ। हेडिंग डालें हेनरीज लॉ लिखिए। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर मैं आपसे कहता कि मैं ये जो सॉलिबिलिटी है इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहता हूँ, मैंने सॉलिबिलिटी को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा था और कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे आपको टर्म बताए थे, वो मोलैरिटी हो सकती है, मोलैरिटी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखूँ तो यही डेफिनेशन बदल जाएगा। लिखेंगे इफ solubility expressed in term of, if solubility expressed in term of मोल फ्रैक्शन, अगर मैंने सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस किया है तो जल्दी से मुझे बताओ क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन? ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या बन जाएगा? हेनरी लॉ उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? हेनरी लॉ
द सॉल्युबिलिटी ऑफ, या सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, इसका डेफिनेशन मैं ऐसे कर सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas। हाँ ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, यानी कि P is directly proportional to X। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगने वाला है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो A क्या होता है, सॉल्वेंट, और B क्या होता है बेटा, सॉल्यूट। तो अगर मैं यहाँ से पूछता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो आप क्या बोलते, KH इंटू एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B पूछता तो क्या बोलते आप, KH इंटू एक्स बी। वो अलग बात है, हाँ KH की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर किसी, क्या नहीं नहीं नहीं, KH की वैल्यू डिपेंड करेगा अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो KH इंटू A का KH ये है, ये B का KH है, और इसी तरीके से आप कहेंगे XA प्लस XB की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, देखिए आप सबको पता है कि जब डीप सी डाइवर समंदर के अंदर गोता लगाने के लिए इंटर करते हैं तो वो एक ब्रीदिंग सिलेंडर लेके जाते हैं। इस एयर में आपको क्या लगता है कितने परसेंट नाइट्रोजन और कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21% और 78% नाइट्रोजन। ठीक है, सेम यही एयर अगर सिलेंडर में भर के लेके चले जाएं समुंदर में तो क्या काम बनेगा? यहाँ पे तो आप आराम से सांस ले रहे हो, वहाँ नहीं ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। क्या कमी आएगी, क्यों नहीं ले पाओगे? तो प्रेशर ज़्यादा होने से सांस लेने में क्या दिक्कत है? आपके पास तो ब्रीदिंग सिलेंडर है ना। हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या है कि हम सांस तो ले लेंगे बट नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर है वो बढ़ जाएगा। और अगर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ गई, सोचो जैसे आप अंदर गए, समुद्र के अंदर चले गए तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ी, चलो ठीक है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है अच्छा खासा। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाना, तो आरबीसी ने अपना काम कर दिया। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी अगर ब्लड के अंदर बढ़ गई तो नाइट्रोजन तो भाई ऑक्सीजन तो यूज हो गया ना, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने उसको अपना यूज कर लिया, वो खा गया उसको, नाइट्रोजन को तो नहीं खाएगा, नाइट्रोजन तो बचा रहेगा। और जब नाइट्रोजन आप ऊपर की तरफ आओगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से नाइट्रोजन के बबल बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं? जैसे आप कभी भी किसी भी फिश टैंक में आप देखो तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो उन्होंने मशीन लगा रखी होती है, तो आप देखें नीचे उसके बुलबुले छोटे होते हैं, जैसे जैसे ऊपर आते हैं बुलबुले साइज बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ऐसे जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से नाइट्रोजन के बुलबुले बढ़ जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल में बड़े बड़े बुलबुले नजर आएंगे। और जितनी भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स तो पतले होते हैं, तो वहाँ पे बुलबुले आपके
ब्लड के सप्लाई को रोकना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा। इवन कि आप हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप मर भी सकते हो, क्योंकि ब्लड की सप्लाई ही नहीं होगी तो आप मर सकते हो। ठीक है ना? क्या बेटा? इसे ब्लेंड बोलते हैं, ये जो बीमारी है इसको ब्लेंड इसीलिए कभी क्या होता है, जब गोताखोर ऊपर की तरफ आते हैं ना तो डायरेक्ट वो नहीं आते हैं, वो आएंगे मस्त एकदम टहलेंगे यहाँ, फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर एकदम टहलेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर टहलेंगे, फिर ऊपर आएंगे। अचानक से वो एकदम नीचे से सीधा ऊपर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अचानक से प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिक्रीज कर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। सेम यही एग्जाम्पल ऊपर की तरफ चले जाएँ, हाई एल्टीट्यूड पे, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो भूखा मरेगा, तो ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनका ब्रेन थोड़ा सा कम काम करता है। तो नहीं, ऐसा मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ कि आप उत्तराखंड में रहते हो तो फिर आपका ब्रेन कम काम कर दे ऐसा नहीं है। ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो बस कर देते हैं, सोचने की क्या ज़रूरत। तो ये है आपका हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन लिखिए हेनरी लॉ का, लिखें। टू अवॉइड बेंड, BEND, बेंड एक बीमारी, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। टू अवॉइड बेंड, डीप सी डाइवर्स यूज ब्रीदिंग सिलेंडर, which contain 11.7% helium, 11.7% helium, 56.8% नाइट्रोजन, 0.7 कर लो, 32.6% ऑक्सीजन। देखना बैलेंस हो रहा पूरा। तो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हो गया। तो हीलियम, उन्होंने नाइट्रोजन को किससे डाइल्यूट कर दिया? हीलियम से, क्योंकि हीलियम का जो हीलियम हल्की गैसेज होती हैं, और हल्की गैस होने की वजह से हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी उनकी कम होती है। कहाँ पे? 55, ये 55.7 होगा। या पर पॉइंट में कोई दिक्कत है? चलो कर लो, सही है। चलो अभी सही है। और देखो फिर तो कैट तो करो। तो आपका हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हीलियम क्या होगा? हीलियम ने क्या किया, नाइट्रोजन को थोड़ा सा, एयर को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। हीलियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हीलियम हमारे ब्लड में सॉल्युबल कम होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट एप्लीकेशन, एट हाई एल्टीट्यूड, the solubility of oxygen in blood decreases. Solubility of oxygen in blood decreases, which cause anoxia. हाँ, दिमाग काम करता इसको एनॉक्सिया। डिक्रीज, क्या बोला मैंने? एट हाई एल्टीट्यूड solubility of oxygen in blood decreases, which causes एनॉक्सिया। और बताओ, कोल्ड ड्रिंक में या किसी सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को जब पर्ज करते हैं या भरते हैं तो कौन से प्रेशर हाई होता है या लो? देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। फॉर हाईली soluble of carbon dioxide in soda water, for highly soluble in carbon dioxide in soda water, the bottle sealed with high pressure,
बॉटल सील्ड विद हाई प्रेशर। अब आज के लेक्चर का लास्ट हेडिंग होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ बेटा, अभी अभी मैंने आप बताया ना, गैस को पानी में डिजॉल्व कर रहे हो, और अगर पानी गर्म है तो गैस कम डिजॉल्व होगा, पानी ठंडा है तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली, यही होगा ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बताओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रोसेस कैसा है? एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्जोथर्मिक, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना चाह रहे हो या घर जाना चाह रहे हैं? करोगे ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। नहीं, एक इंटेक्स का कर चुके हो, करोगे ना अभी? चलो, एप्लीकेशन आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था उसमें हेनरीज लॉ के क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। उसके बाद उन सारे इंटेक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और साथ ही साथ उसके भी क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिया था? ओके, इसके पहले मैंने आपको इंटेक्स और एग्जाम्पल दिए थे, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं दिया हूँ ना। ठीक है, इसे इरेज कर दूँ? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये है, उसको मैं समझा देता हूँ डिटेल में। देखिए, इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas, how many millimoles of nitrogen gas, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? कहाँ तक लिखियो? इफ़, फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, comma, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water? millimoles of नाइट्रोजन, मोल्स, अगर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो इसी तरीके से 1 मोल में कितने मिली मोल होंगे? ठीक, तो ये मिली मोल पूछ रहा है, कितने मिली मोल होंगे। गैस वुड डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर इफ हेनरीज लॉ फॉर नाइट्रोजन इज 76.48 किलोबार। हेनरीज लॉ यानी कि KH की वैल्यू कितनी है? 76.48 किलो बार, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार। चलो, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.987।
दोनों को बार में कर लो, एक को किलो बार में है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, बार में, तो 76480 बार हो गया, और ये क्या हो गया, 0.987 बार है। सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, Pn2 इक्वल्स टू KH इंटू XN2, यानी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन, जल्दी से निकाल लो। XN2 इक्वल्स टू Pn2 बाई KH, दिस इज इक्वल्स टू 0.987 अपॉन 76480, कितना है बेटा, 10⁻⁻6 में आएगा, कितना आएगा बता दो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर बता दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट करेक्ट ही हो। चलो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मैं आंसर लिख देता हूँ, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, यही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ XN2 की वैल्यू है 1.29 इंटू 10⁻⁵, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता था, XN2 कैसे निकालते थे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ H2O, यही होता है। हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, ये दिया है, और H2O का हमें पता है 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, 55.55, ठीक है। अब एक बात याद रखना है, अगर मैं क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये दोनों करके एक इक्वेशन तैयार करेगा, बट हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, केमिस्ट्री में ये अच्छी बात होती है कि 55.55 में अगर थोड़ा सा मोल अगर इसका ऐड कर दोगे तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। इस वजह से XN2 की जो वैल्यू आती है वो होती है NN2 डिवाइडेड बाई NH2O। इस केस में 1.29 इंटू 10⁻⁻5 दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 55.55। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा बेटा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 55.55। बताओ आंसर कितना आया, आराम से कैलकुलेट करके बताओ। सर कुछ ये आएगा 7.1595 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, 7.16 ले लेता हूँ, आगे इंटू 10⁻⁻5 या 4, इंटू 10⁻⁻5 पावर बताना, 10⁻⁻4 आना चाहिए क्योंकि ये -5 ऑलरेडी है ही है, हाँ सर, तो -4 आएगा ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, इतने मोल्स आ गया, मोल्स को मिली मोल में कन्वर्ट करोगे क्या करोगे, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 and 2 दिस इज इक्वल्स टू 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। तो आया 7.16 इंटू 10⁻⁻1 दैट मीन्स 0.716 मिली मोल्स। 0.716 यही आंसर, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कुछ बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात कौन सा, कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमेशा सॉल्यूट के मोल को नेगलेक्ट करोगे, हेनरी लॉ में हमेशा नेगलेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर कभी भी सॉल्यूट का मोल दिया है तब जाके तब आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है, ये निकालना है, इसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल दे दिए और आपसे पूछ लिया KH की वैल्यू निकालो, इसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, तो इस टाइम पे आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, आप पूरी वैल्यू डाल करके तब KH की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। आपका इंटेक्स 2 क्वेश्चन इंटेक्स के हैं हेनरी लॉ के ऊपर, वो दोनों आप सॉल्व करके लेके आओगे और जो असाइनमेंट भेजा था उस असाइनमेंट को भी आप सॉल्व करके लेके आओगे। ओके, आज का लेक्चर बस इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है।
बच रहा है